हेलो स्टूडेंट, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लिमिट स्टेट मेथड के बारे में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो इंट्रोडक्शन होता है कि ये जो हम आरसीसी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आरसीसी स्ट्रक्चर, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, और फिर उसके बाद WSM मेथड्स पढ़े हमने कि किसी स्ट्रक्चर को अगर हमें डिजाइन करना हो तो उसके लिए हमने दो मेथड्स पढ़े। पहला WSM, जिसको हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड बोलते हैं, और दूसरा लिमिट स्टेट मेथड, जिसको हम LSM बोलते हैं। तो WSM के बारे में हमने पढ़ लिया है, पूरी जानकारी ले ली है, और आज हम LSM लिमिट स्टेट मेथड को शुरू करेंगे और पढ़ेंगे। आपका जो तीसरा चैप्टर जो आपकी बुक में दिया गया है वो है शियर स्ट्रेंथ के बारे में दिया गया है, ठीक है, शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ के बारे में दिया गया है। तो वो आप इसके बाद पढ़िएगा लिमिट स्टेट मेथड के बाद, क्योंकि कुछ जो फार्मूलाज हैं वो क्या है, वो आपके जब तक आप LSM मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड नहीं पढ़े रहेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले आप लिमिट स्टेट मेथड पढ़िए, फिर आप शियर एंड डेवलपमेंट लेंथ चैप्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं कि लिमिट स्टेट मेथड, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट स्टेट मेथड। तो क्या होता है लिमिट स्टेट मेथड, ये हमने आपको पहले ही बताया है पहले के चैप्टर्स में। तो एक बार फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं कि कोई भी, जैसे क्या हुआ, कोई भी अगर हम मेंबर डिजाइन कर रहे हैं या फिर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो वह स्ट्रक्चर जो है फेल होने से पहले, ठीक है, फेल होने से पहले सेफ होना चाहिए और सर्विस एबल होना चाहिए, मतलब सेवा योग्य होना चाहिए और सुरक्षित होना चाहिए। तो जो सर्विस योग्यता और सुरक्षित होने की जो सीमा होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, उसी को क्या बोल देते हैं हम, उसी को लिमिट स्टेट बोल देते हैं। और लिमिट स्टेट यही एक मेथड बना दिया गया है जिससे हम क्या करते हैं, उसमें सेफ्टी और सर्विसबिलिटी को ध्यान में रखते हुए जो डिजाइन करते हैं, जिस मेथड से डिजाइन करते हैं किसी मेंबर को, स्ट्रक्चर को, उसी को हम लिमिट स्टेट मेथड बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कि लिमिट स्टेट मेथड होता क्या है, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड, ये जो होता है लिमिट स्टेट मेथड जो आपका होता है, ये हमने आपको क्या पढ़ाया था कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और हमने क्या बताया था आपको, अल्टीमेट लोड मेथड, अल्टीमेट लोड मेथड। इन दोनों क्या है, ये मॉडिफाइड रूप है LSM, मतलब कि लिमिट स्टेट मेथड। इन दोनों का मॉडिफाइड रूप है। पहले क्या करते थे, पहले हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज करते थे बहुत पहले के ज़माने में, और फिर उसके बाद अल्टीमेट लोड मेथड आया, फिर इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम इसमें थी, कुछ प्रॉब्लम इसमें थी। तो इन दोनों को प्रॉब्लम को सॉल्व करके लिमिट LSM जो हमारा तीसरा बनाया गया मेथड, लिमिट स्टेट मेथड, इसी को क्या करते हैं हम फॉलो करते हैं, और इसी के आधार पर क्या करते हैं हम डिजाइन करते हैं अपने जो स्ट्रक्चर को हमको बनाना होता है। एक मिनट आप रुकेंगे। तो ये क्या हुआ, लिमिट स्टेट मेथड्स हो गया, ठीक है। लिमिट जो हमारे जो IS 456 दिया गया है, एक मिनट, एक मिनट आप रुकेंगे। तो क्या बता रहे थे कि जो IS 456, ठीक है, आपकी जो RCC की बुक है, इसमें जनरली आपको IS 456 2000 ही पढ़ना है। मतलब पूरा जो बेस्ड है ये RCC आपका, ये IS 456 2000 पर ही बेस्ड है। तो IS 456
2000 क्या कहता है कि किसी भी आरसीसी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए LSM, ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड सबसे उत्तम विधि होती है। ठीक है, IS 456 क्या कहता है कि LSM किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने की सबसे उत्तम विधि है और इसी का यूज आज हम करते भी हैं स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब हमने जब इसका जब डेफिनेशन देखे तो क्या बोल रहे थे कि सर्विसेबिलिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इसको हम डिजाइन करते हैं, मतलब कि जो सर्विसेबिलिटी और क्या कहते हैं सेफ्टी की जो सीमा होती है, लिमिट होती है, उसी को हम लिमिट स्टेट बोलते हैं, मतलब कि सीमांत अवस्था बोल देते हैं। तो अब अवस्था की बात यहाँ पे आ रही, लिमिट स्टेट की बात आ रही, सीमांत अवस्था। तो देख लेते हैं सीमांत अवस्था कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की सीमांत अवस्था हमारी होती है जो हम लिमिट स्टेट मेथड में यूज करते हैं। ठीक है, तो जनरली जो हमारी सीमांत अवस्था होती है, ठीक, लिमिट स्टेट की जो सीमांत अवस्था मतलब कि लिमिट स्टेट की जो स्टेट्स होती हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट की स्टेट्स मतलब कि सीमांत अवस्था मेथड्स की जो हमारी अवस्थाएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, वो जनरली 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, लिमिट स्टेट ऑफ, हमने ये आपको पहले ही बता दिया है कौन कौन सी होती है, लेकिन एक बार फिर से आप यहाँ से थोड़ा अच्छे डीप में पढ़ेंगे। वहाँ पे क्या केवल ओवरव्यू लिया था कौन कौन सी होती हैं, बस यहाँ पे इसके बारे में पढ़ेंगे। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स और दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी। हिंदी वाले ध्यान देंगे क्या होगा, निपात सीमांत अवस्था और दूसरा क्या हमारा निपात सीमांत अवस्था, ये सेवा योग्यता सीमांत अवस्था। ठीक है, एक क्या होता है हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, दूसरा लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी मतलब कि निपात सीमांत अवस्था और दूसरी हमारी सेवा योग्यता सीमांत अवस्था। ये 2 प्रकार की जनरली क्या होती है हमारी लिमिट स्टेट मेथड्स की जो अवस्थाएं होती हैं, ये होती हैं। अब एक एक करके देखते हैं। जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो केवल दिया गया लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में। ठीक है, तो हम केवल यहाँ पे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में ही पढ़ेंगे और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी का बस ओवरव्यू ले लेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होता है। लेकिन जो हमारा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स है इसी के आधार पे क्या करते हैं हम डिजाइन करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसके जम्पशंस पढ़ेंगे, क्या क्या बताए गए हैं इसके जम्पशंस में। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में पढ़ेंगे और लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी हम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, बस ओवरव्यू देख लेंगे कि लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो अब देखते हैं लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। पहले दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज देखिए, ये तो आप जान ली क्या होता है। अच्छा ठीक है, हाँ, क्या पहला हमने देखा लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स मतलब कि निपात सीमांत अवस्था। ये कहता है दिस मेथड डील्स विथ, इंग्लिश वाला सुनेंगे, दिस मेथड डील्स विथ बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर, टॉर्जन एंड अदर टाइप ऑफ फोर्सेस व्हिच आर गोइंग टू ऑन स्ट्रक्चर थ्रू आउट इट्स लाइफ। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, हिंदी वाले सुनेंगे इसका कि यह विधि आनमन मतलब बेंडिंग, संपीड़न मतलब कंप्रेशन, कर्तन मतलब शियर और मरोड़ मतलब टार्जन और अन्य प्रकार के सभी बलों से संबंधित है जो जीवन भर, ठीक है, जो जीवन भर संरचना को सुरक्षित बनाए रखता है। कौन कौन किस किस चीज की बात हुई इसमें, जनरली जो हम देखते हैं किस किस के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी जो अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं,
लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में जिनको हम ध्यान में रखते हुए अपने स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, जो हमारे कौन कौन से वो फोर्सेज हैं जो जिनके लिए हम कोलैप्स लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का यूज़ करते हैं, जो हमारे स्ट्रक्चर को जीवन भर या फिर लाइफ टाइम क्या करते हैं, सुरक्षित बनाए रखते हैं। तो पहला क्या बात करते हैं इसमें हम, बेंडिंग। बेंडिंग की बात करते हैं। दूसरा कंप्रेशन, तीसरा शियर, चौथा टॉर्जन। हिंदी क्या हो जाएगी, हिंदी वाले ध्यान देंगे, आनमन इसको बोलते हैं, आनमन। कंप्रेशन को संपीड़न, शियर को कर्तन और टॉर्जन को मरोड़। क्या हुआ, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स निपात सीमांत अवस्था जो हमारी होती है, किस फोर्स के लिए हम डिजाइन करते हैं, ये बेंडिंग, कंप्रेशन, शियर और टॉर्जन। जो ये चारों लोड अगर किसी स्ट्रक्चर पे लग रहे हैं तो उस स्ट्रक्चर को, वैसे तो हम क्या करते हैं दोनों के लिए डिजाइन करेंगे, लेकिन जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की बात करेंगे जब अगर हम, तो वहाँ पे केवल इन्हीं चारों की बात करेंगे। ठीक है, इन्हीं चारों की बात करेंगे कि बेंडिंग उस पर कितना आ रहा है, उसके लिए क्या हम रेजिस्टेंस लगाएंगे, फिर कंप्रेशन, फिर शियर और फिर टॉर्जन, इसके लिए क्या क्या हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में इन चारों के बारे में बात करेंगे। और जो हमको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है, वो लिमिट स्टेट ऑफ बेंडिंग कोलैप्स के बारे में, बेंडिंग में पढ़ना है। ठीक है, बेंडिंग के बारे में पढ़ना है, ये हमारा ये तीनों नहीं पढ़ना है यहाँ पे। ठीक, इसी को हम फ्लेक्चर भी बोल देते हैं। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ बेंडिंग, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बेंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फ्लेक्चर बोल देते हैं। और इन तीनों के बारे में यहाँ पे हम आपके सिलेबस में नहीं पढ़ेंगे। इन तीनों के बारे में आप और आगे लेवल, हाई लेवल पे जाएंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स की ये जो और तीनों अवस्थाएं होती हैं, तीन जो फोर्सेज और लगते हैं जिनके लिए हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आप इसको अच्छे से और डीप में पढ़ेंगे। यहाँ पे बस हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में बेंडिंग या फिर फ्लेक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हुआ क्या, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देते हैं, स्टार पॉइंट आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्या है कि जो लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का विश्लेषण, जो एनालिसिस हम करते हैं, ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का जो एनालिसिस करते हैं, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है। ठीक, सॉरी, तो हाँ, आप स्टार मार्क में लिख लीजिएगा कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का विश्लेषण या फिर एनालिसिस, इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज बेस्ड ऑन, ठीक, एक मिनट, एनालिसिस चरम सामर्थ्य के आधार पे ठीक है, क्या है कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का विश्लेषण या फिर एनालिसिस चरम सामर्थ्य अल्टीमेट स्ट्रेंथ के आधार पे करते हैं। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, एनालिसिस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ। ठीक है, इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये इंग्लिश वाले लिख लेंगे। तो ये हुआ हमारा किसके बारे में, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी है। अब आगे हम पढ़ेंगे लिमिट स्टेट ऑफ बेंडिंग के बारे में, कोलैप्स में बेंडिंग के बारे में अच्छे से डीप में जानकारी लेंगे, फ्लेक्चर। ठीक है, अब देख लेते हैं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। जैसे हमारा क्या हुआ, इसमें भी ऐसे चार हुए, तो उसमें भी कोई ना कोई, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, शियर के बारे में बात हुआ, टॉर्जन के बारे में, टेंशन बच रहा है हमारा, और कई चीज़ें हमारे ऐसे बचे, जैसे डिफ्लेक्शन हो गया, क्रैक्स आ रहा, तो उसको किस प्रकार से रजिस्ट करवाएंगे, तो वो किस में बात करेंगे, उसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्या है हमारा, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विस एबिलिटी, सेवा योग्यता, सेवा योग्यता की सीमांत अवस्था। ठीक है, तो इसमें किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, दिस मेथड डील्स विद डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, कोरोजन एंड एब्रेशन। ठीक है, किस चीज़ की बात हुई, डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, और किस चीज़ की बात हुई, कोरोजन, नेक्स्ट एब्रेशन। हिंदी वाले ध्यान देंगे, डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो जाएगा हमारा, विक्षेप, क्रैक मतलब दरारें, कोरोजन मतलब संक्षारण, और फिर एब्रेशन मतलब क्या हो जाएगा हमारा, कंपन, या फिर हम लिख सकते हैं इसको, एब्रेशन अगर ना समझ में आए तो वाइब्रेशन लिख सकते हैं, वाइब्रेशन, कंपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इन चारों के बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब ये हमको पढ़ना है नहीं सर्विसिबिलिटी के बारे में, यहाँ पे बस जान लीजिए कि आप किस किस चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर हमें सर्विसिबिलिटी की बात होती, कहीं लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी की बात अगर हो रही कहीं पे, तो उसमें हम किस किस लोड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा, डिफ्लेक्शन हो गया, दूसरा हो गया क्रैकिंग, तीसरा हो गया कोरोजन, और चौथा क्या हमारा हो गया, वाइब्रेशन। इन चारों की बारे में बात करेंगे, और इसके लिए हम वहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, या फिर लोड जिस प्रकार से आएगा उस प्रकार से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं, डिज़ाइन जब करते हैं। ठीक है, जब आप डिज़ाइन करेंगे तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे कि किस चीज़ को कैसे हम ख़त्म कर सकते हैं। जैसे हमारा क्रैक्स आ रहा है, क्रैक जनरेट हो रहा है, आगे आप थोड़ा सा पढ़ेंगे क्रैक्स और ये डिफ्लेक्शन के बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्रैक्स थोड़ा बहुत पढ़ना है कि क्रैक्स अगर आ रहे हैं किसी, जैसे हमारा बीम हो गया, बीम में क्रैक्स आ रहे हैं, ठीक है, लोड उस पर ज़्यादा लग गया, क्रैक्स आ रहे हैं, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही उपाय करते हैं जब हम बीम डिजाइन करते हैं उसके पहले ही। ठीक, तो ये हुआ लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। अब एक चीज़, ये तो हमारा लिमिट स्टेट क्या होता है, उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। अब जैसे हमने क्या पढ़ा, WSM पढ़ा था, WSM में फिर हमने क्या पढ़ा था, वहाँ पे WSM से की कुछ एजम्पशंस दिए गए थे, मतलब कि मान्यताएं दी गई थी। मान्यताएं मतलब क्या होती है कि वो फिक्स होती है हमारी, उनको हमें चेंजिंग नहीं करना होता, उनको मान लेना है कि ये चीज़ होती हैं। एजम्पशंस मतलब क्या होता है, गलत चीज़ें, ठीक, वो गलत होती हैं, लेकिन क्या करना, हमको मानना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं मानेंगे तो डिजाइन हमारा बेकार हो जाएगा, और वो जो सेफ है ना, वो सेफ भी नहीं रह पाएगा। गलत चीज़ों को हमें मानना पड़ता है, उसको बनाए रखने के लिए, सेफ रखने के लिए, सर्विसेबल रखने के लिए। ठीक, तो देख लेते हैं कौन कौन सी मान्यताएं होती हैं, एजम्पशंस होते हैं। आपकी बुक में जो मिलेगा वो क्या मिलेगा कि अगर आप एशियन पढ़ रहे हैं तो अलग मिलेगा, और आप अगर सार्थक की बुक से पढ़ रहे हैं तो अलग चीज़ मतलब कि क्या मिलेगा, एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड मिलेगा, और फिर कहीं पे आपको मिल जाएगा एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। ठीक, बात एक ही है, कोलैप्स मतलब लिमिट स्टेट, ठीक, लिमिट स्टेट मतलब कोलैप्स, तो बात एक ही चीज़ है, एजम्पशंस वही है सारी चीज़ें। तो देख लेते हैं एक एक करके। तो पहली जो एजम्पशंस होती है इसमें क्या होती है, sections are plane before and after bending। हिंदी वाले ध्यान दे, क्या हो जाएगा कि नमन के पूर्व,
ठीक है। नमन के पूर्व और बाद, मतलब कि बेंडिंग होने से पहले और बाद में जो सेक्शन हमारा होगा वो प्लेन होगा, ठीक है, मतलब कि एक समतल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स क्या है, ठीक है। दूसरी जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेंथ इज नेग्लेक्ट ऑफ कंक्रीट, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड। क्या हो जाएगा कि टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज नेग्लेक्टेड, मतलब क्या है कि जो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है उसको हम नगण्य मान लेते हैं, मतलब कि मान लेते हैं कि कंक्रीट में टेंसाइल स्ट्रेंथ है ही नहीं, उसमें जो संपीड़न सामर्थ्य है, थोड़ी बहुत संपीड़न सामर्थ्य होती है, देखो सॉरी टेंसाइल तनन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो हमारी कंक्रीट होती है वो कंप्रेशन में क्या होती है, तो बहुत अच्छी होती है, कंप्रेशन में तो बहुत अच्छी होती है, थोड़ी बहुत उसमें क्या होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है, तनन सामर्थ्य भी होती है। लेकिन यहाँ पे जब हम WSA में डिजाइन करते हैं उसको, तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि उसमें है ही नहीं, वो बियर ही नहीं कर सकती टेंसाइल स्ट्रेंथ को, मतलब तनन सामर्थ्य को थोड़ा बहुत भी सहन नहीं कर सकती, मतलब नेग्लेक्ट मान लेते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ को उसकी। अब तीसरी जंक्शन क्या है, कंक्रीट विल बियर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, कंक्रीट विल बियर परमिसिबल, कंक्रीट विल बियर परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। कितना बेंडिंग स्ट्रेस बियर करेगा कंक्रीट, 0.446 FCK, ठीक है। कंक्रीट, इसका मतलब क्या है कि कंक्रीट बेंडिंग स्ट्रेस, जैसे कंक्रीट में क्या होती है कई तरह की लोड्स आएंगे हमारा, जैसे भी हमने पढ़ाया कोलैप्स में क्या क्या पढ़ाया कि शियर भी पढ़ाया आपको, बेंडिंग भी पढ़ाया, कंप्रेशन भी पढ़ाया, टॉर्जन भी पढ़ाया, फिर सर्विसिबिलिटी में क्रैक्स पढ़ाया, डिफ्लेक्शन पढ़ाया, वाइब्रेशन पढ़ाया, तो इन सबको बियर करेगा, ठीक है। कंक्रीट स्टील दोनों मिलकर बियर करेंगे। तो कंक्रीट क्या इसमें क्या कर रहा है, जंक्शन से क्या कह रहा है कि जो कंक्रीट बियर करेगा, जो बेंडिंग स्ट्रेस को बियर करेगा वो कितना बियर करेगा, जो कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी उसका 4.446, ठीक, 0.446 FCK जो होगा बियर करेगा। अगर मान लेते हैं कि जो है हमारी FCK किसी कंक्रीट की FCK M15 के लिए, M15 के लिए हम मान लेते हैं 15 है FCK, तो क्या करेगा ये कितना बेंडिंग बियर करेगा, 0.446 मल्टीप्लाइड बाय, ये कितना आ जाएगा हम देख लेते हैं, 0.446 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 6.69, ये इतना न्यूटन पर MM² बियर करेगा, ठीक है। FCK 15 हो गया, M15 ग्रेड की कंक्रीट का, तो इतना बेंडिंग स्ट्रेस ये बियर करेगा, इससे ज़्यादा नहीं बियर कर पाएगा, ये चीज़ कहने का मतलब है इसके। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, एक मिनट आप वेट करेंगे। तो तीसरा हो गया हमारा, और चौथा क्या कहता है कि परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। अब तक हमने क्या किया, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस की बात की, लेकिन अब टेंसाइल स्ट्रेस कौन बियर करेगा, स्टील करेगा। बेंडिंग स्ट्रेस हमारा कौन कर रहा है, कंक्रीट कर रहा है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस कौन बियर करेगा, स्टील करेगा। तो वो कितना लिया जाता है उसको भी देख लेते हैं। 4 क्या हो जाएगा, द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, द परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, the permissible tensile stress in steel, the permissible tensile stress in steel is will be taken 0.87 FY। FY क्या है यहाँ पे, ठीक, यील्डिंग स्ट्रेंथ किसकी, स्टील की। यहाँ पे क्या थी, FCK कैरेक्टर
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था, लेकिन यहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेंथ है ऑफ किसकी, स्टील की, तो वो कितना मिल गया 0.87 FY। पांचवा हमारा क्या पॉइंट हो जाएगा, पांचवा मैक्सिमम स्ट्रेन इन स्टील विल बी टेकन, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेन कितना लिया जाएगा स्टील में, स्ट्रेस को बात कर लिया हमने, मैक्सिमम स्ट्रेन इज टेकन इन स्टील, मैक्सिमम स्ट्रेन इज टेकन इन स्टील कितना हो जाएगा, इसको किससे हम डिनोट करेंगे, ES से, सॉरी हाँ, या फिर स्मॉल एस से, या फिर एप्सिलॉन S से हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं पे एप्सिलॉन SU भी मिल जाएगा, ठीक। तो आपको घबराने की बात नहीं, तीनों एक ही है, चाहे हम इसको ES से लिखें, या फिर एप्सिलॉन S से लिखें, या फिर एप्सिलॉन SU से लिखें, तो ये चीज़ हमारा एक ही होगा, FY/1.15 प्लस 0.002, इसको हम या फिर लिख सकते हैं इसको कितना 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002, ठीक है, 0.87 FY ES अपॉन में, हाँ 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002, ये इतना स्ट्रेन बियर कर, मतलब कि हाँ इतना मैक्सिमम स्ट्रेन हमारा स्टील पे लगेगा। ये हमारी कितनी 5 एजम्पशंस हुई, अभी कुछ और एजम्पशंस है। छठवां क्या हो जाएगा, कंक्रीट एंड स्टील है परफेक्ट बॉन्ड, ठीक, कंक्रीट एंड स्टील है परफेक्ट बॉन्ड कब तक, टिल फेल्योर, ठीक, जब तक उसमें फेल्योर नहीं आ रहा मेंबर में तब तक बहुत परफेक्ट बॉन्ड कहा जाएगा, मतलब कि पूर्ण अभिलॉग, ठीक, बॉन्ड को बोल सकते हैं हम पूर्ण, परफेक्ट बॉन्ड को पूर्ण अभिलॉग जो होगा वो असफल होने तक, मेंबर के असफल होने तक पूर्ण अभिलॉग होता है कंक्रीट और स्टील में, ठीक। तो ये हमारा छठवां हो जाएगा, कंक्रीट एंड स्टील, कंक्रीट एंड स्टील हैव परफेक्ट बॉन्ड, परफेक्ट बॉन्ड टिल फेल्योर, ठीक है, असफल होने के, मेंबर के असफल होने तक जो कंक्रीट और स्टील का जो बॉन्डिंग होगा, अभिलॉग होगा, वो पूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्या है, सातवां वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक, ओवर रेनफोर्स्ड डिजाइन, ओवर रेनफोर्स्ड डिजाइन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब कि हमने क्या 3 सेक्शन पढ़े थे, बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन के लिए तो ये डिजाइन किया जा सकता है इस मेथड द्वारा, लेकिन जहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन की बात होगी वहाँ पे इस मेथड को हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा 7वां जंक्शन हुआ। और 8वां देख लेते हैं क्या है कि द मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट, ठीक है, द मैक्सिमम स्ट्रेन इन आउटर मोस्ट कंक्रीट इन कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन जैसे हमने क्या पढ़ा था, कोई ये कुछ हमने स्ट्रेस स्ट्रेन पर कर्व पढ़ा था किसमें, WSM में। तो अगर यही मान लेते हैं यहाँ पे है तो ये क्या हो जाएगा कि ये हमारा कंप्रेशन जोन है, ये टेंशन जोन है। कंप्रेशन जोन के आउटर मोस्ट टॉप पर, ठीक, टॉप फाइबर जो हमारा होता है, आउटर मोस्ट टॉप फाइबर पर जो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा वो कितना होता है 0.0035, इतना हमारा मैक्सिमम स्ट्रेन होता है। ये हमारा नेक्स्ट है। और लास्ट जो हमारा एजम्पशन है वो क्या है, फैक्टर्ड आर डिजाइन लोड, ठीक है। अभी हम आपको बताएंगे फैक्टर लोड क्या होता है, डिजाइन लोड क्या होता है, मतलब दोनों एक ही है, फैक्टर और डिजाइन लोड, और बाकी जो भी है इसमें बताएंगे। तो फैक्टर्ड और डिजाइन लोड इज 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड, ठीक है। अभी बताएंगे कैसे होगा, आप पहचान लीजिए कि ये 6, 7 हुआ, वो 8वां हुआ। मैक्सिमम स्ट्रेन आउटर मोस्ट टॉप फाइबर पे मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 होता है, ठीक है। और फैक्टर और डिजाइन लोड इज 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक लोड लिया जाता है। तो ये हुए हमारे एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड या फिर एजम्पशंस ऑफ लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, ठीक है। ये कुछ हुए, आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। आई होप कि स्क्रीनशॉट हो गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, ठीक।
अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं इसमें देख लेते हैं जिनका यूज हम करते हैं, आगे करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ठीक, तो वो कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में देख लेते हैं हम। पहली कौन सी टर्मिनोलॉजी है? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ? मतलब कि अभिलाक्षणिक सामर्थ्य। ये क्या होता है? हमने आपको बताया था जब कंक्रीट टेक्नोलॉजी हम आपको पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे हमने क्या बताया था आपको, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि अगर कोई नमूना हम ले रहे हैं, उसको टेस्ट कर रहे हैं, मान लो 100 नमूना ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम 100 नमूना ले रहे हैं, फिर उसको टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट में से 95 का जो मान आया वो कितना हुआ, वो हमारा मान लेते हैं वो कुछ 10 किलोमीटर मान लेते हैं, सेम आया, मतलब 95% जो हमारा नमूना था वो 10 किलो न्यूटन उसका लोड आया, मतलब कि वो सहन कर सकता है, 10 किलो न्यूटन तक वो बियर कर सकता है। लेकिन 5 नमूना क्या हुआ, फेल कर गया, कोई 8 आया, कोई 7 आया, कोई 9 आया, कोई 11 आया, तो ये 5 नमूना, ठीक है, फेल कर गया, लेकिन 95 नमूने पास हो गए, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोल देते हैं। 10 किलो न्यूटन को कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, वहाँ पे हम कंक्रीट की बोल देंगे। 5 नमूने को 5% को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन 95% को क्या करते हैं हम, वहाँ पे अगर 95% सही है तो क्या करते हैं, वही हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ अभिलाक्षणिक सामर्थ्य हो जाता है उस पदार्थ की, पर्टिकुलर मटेरियल की जिसका हम टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक लोड। क्या लिख सकते हैं, किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह मान है, किसी पदार्थ की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य वह मान है जिसकी पुष्टि 95%, ठीक है, जिसकी पुष्टि 95% जांच प्रतिदर्श, ठीक है, जांच प्रतिदर्श मतलब कि जो स्पेसिमेन है जांच परीक्षण पर अवश्य करें, जिसकी पुष्टि 95% जांच प्रतिदर्श, जांच टेस्ट पर अवश्य करें, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाता है। अब इसमें क्या है हमारा जो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक, इसको क्या करते हैं, एक मिनट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को इसको हम F से डिनोट करते हैं, ठीक है, F से इसको हम डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पे मटेरियल की बात आ गई, अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को किससे हम डिनोट करते हैं, F से। लेकिन अगर यहीं पे हमारा कंक्रीट की बात आ गई, ठीक है, तो कंक्रीट की बात आ गई तो वहाँ पे FC की, ये हमारा, ठीक है, कंक्रीट की बात आ गई FC के। और स्टील, जब कंक्रीट बनाएंगे तो वहाँ पे भाई RCC बनाएंगे तो कंक्रीट और स्टील दोनों की जरूरत पड़ेगी, तो मटेरियल की तो F हो गया, और कंक्रीट की FC के, और इसके स्टील की FY। ठीक है, ये हुई हमारे किसकी बात, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ की बात। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सॉरी, दूसरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जब हम WSM आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे क्या पढ़ा था हमने आपको, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वहाँ पे कंक्रीट, स्टील, कितनी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लेते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा WSM में। ठीक है, WSM में कितना हमने आपको बताया था ये आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पे पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात करते हैं कि किसी भी कंक्रीट की या फिर RCC मेंबर्स की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी होती है। ठीक, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसे क्या करते हैं हम, गामा से डिनोट करते हैं, गामा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, गामा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को। और यहीं पे अगर बात करें कंक्रीट की तो उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, मटेरियल की क्या करते हैं, गामा M से प्रदर्शित करते हैं। और अगर भारों के लिए, ठीक है, क्या हमारा मटेरियल के लिए हो गया, और भारों के लिए हम कितना करेंगे, उसको F से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे किसके लिए, मटेरियल, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी
फॉर मटेरियल लिख लेंगे इसको, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इसको फॉर लोड लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, आरसीसी मेंबर डिजाइन कर रहे हैं। जब आरसीसी मेंबर डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दो चीज़ प्रयोग करते हैं, एक कंक्रीट और दूसरा स्टील। तो उसको भी देख लेते हैं कि हमारा कंक्रीट के लिए कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिया जाता है और फिर स्टील के कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। WSM वाला कितना लिया जाता है कंक्रीट का और स्टील का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, आपको याद हो रही हैं चीज़ें। अगर हो सके तो आप साथ साथ नोट्स बनाइए, लेकिन अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, वहाँ पे आपको जो नोट्स हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। वहाँ से भी आप नोट्स चाहे डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं या फिर खुद से वहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते हैं तो और बेटर रहता है, आपको साथ साथ में समझ में आ जाता है कैसे क्या है। और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते हैं तो और अच्छे से न्यूमेरिकल भी समझ में आते हैं, जब आप बार बार वीडियो को नहीं देखना पड़ता है, एक बार देख के आप सॉल्व कर लेते हैं, तो मेथड्स किस तरह से लग रहे हैं उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ। अब हम देखते हैं कि कंक्रीट के लिए पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना लेते हैं, 1.5, और स्टील के लिए कितना लेते हैं, 1.15। रीज़न क्यों है कि हमारे स्टील का कम है और कंक्रीट का ज़्यादा है, यही चीज़ हम वहाँ पे भी था WSM में जब हम ले रहे थे तो वहाँ पे भी यही चीज़ें हम ले रहे थे कि कंक्रीट का ज़्यादा ले रहे थे, कितना वो आप कमेंट करके बताइएगा, और स्टील का कम ले रहे थे। क्यों ले रहे थे, क्योंकि जो कंक्रीट होता है, ठीक है, कंक्रीट को क्या करते हैं हम, कंक्रीट को साइड पे हम बनाते हैं, लेबर जो होते हैं वो बनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ जो हमारे मटेरियल अदर मटेरियल भी उसमें चले जाते हैं, इसलिए उसकी पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम अधिक रखते हैं, क्योंकि उसमें अशुद्धियाँ ज़्यादा होती है। लेकिन इसको हम फैक्ट्री में कहीं भी निर्माण करते हैं तो वहाँ पे मशीनों द्वारा इसको बनाया जाता है, इसलिए इसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कम रखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा शुद्धता की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक फैक्ट्री में बनाया जाए तो जाहिर सी बात है पहले से ही अच्छी होगी, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, लेकिन इसमें मटेरियल अलग से मटेरियल मिल जाते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। स्ट्रेंथ कम होने के कारण इसकी क्या करते हैं, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी या फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो भी हो हम अधिक रखते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम डिजाइन और फैक्टर लोड, ठीक है। अभी हम आपको बता रहे थे जब एजम्पशंस पढ़ा रहे थे तो डिजाइन और फैक्टर लोड क्या बता रहे थे कि 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं, ठीक है, 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं। अभी बताते हैं कैसे लेते हैं और क्यों लेते हैं उतना, ठीक है। डिजाइन और फैक्टर लोड, ठीक है, डिजाइन और फैक्टर लोड, इसको हम FD से प्रदर्शित करते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, अभिकल्प मान, ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अभिकल्प मान, इसको FD से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। सॉरी, ये थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, ये नहीं होगा। डिजाइन और फैक्टर्ड वैल्यू, डिजाइन और फैक्टर वैल्यू क्या है, ऐसे में संरचनाओं का अभिकल्पन करते समय पदार्थों की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य, ठीक है, क्या पदार्थों की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य के आधार पर अभिकल्प मान लेता है। जब हम डिजाइन करेंगे LSM में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे क्या करते हैं हम कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ना लेकर के वहाँ पे हम डिजाइन या फिर फैक्टर्ड वैल्यू लेते हैं, फैक्टर्ड स्ट्रेंथ लेके काम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर्ड वैल्यू हुआ। अब हम देखते हैं कि फैक्टर्ड या फिर डिजाइन और फैक्टर्ड स्ट्रेंथ, इसको हम फैक्टर्ड स्ट्रेंथ, इसको हम FD से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये क्या होता है हमारा फैक्टर्ड स्ट्रेंथ, क्या होता है FD इक्वल टू F अपॉन में गामा M। अब FD तो आपको समझ में आ रहा है कि डिजाइन या फिर फैक्टर्ड स्ट्रेंथ है, लेकिन F क्या है, F कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। ध्यान दीजिए, मटेरियल की है ना कि लोड की, किसकी, मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यहाँ पे हो जाती है। और गामा M क्या है, जब ये मटेरियल का तो गामा M भी हमारा मटेरियल का होगा। ये क्या पढ़ा जाता है हमने, गामा किसको, किससे मतलब कि
गामा को हम पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिनोट करते हैं, लेकिन अगर m लग गया तो मतलब कि मटेरियल की पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यहाँ पे लगेगी। ये वो हमारा डिजाइन और फैक्टर लोड। नेक्स्ट जो हमारा टर्मिनोलॉजी है वो क्या है, उसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं F अपॉन गामा m। अब हम बात करते हैं डिजाइन या फिर फैक्टर्ड लोड। अब यहाँ पे हम लोड की बात करते हैं। हमने क्या बात किया, डिजाइन वैल्यू की बात की, फिर डिजाइन और फैक्टर स्ट्रेंथ की बात की, फिर डिजाइन लोड की बात करते हैं, डिजाइन या फिर फैक्टर्ड लोड की बात करते हैं। तो अभी हमने आपको क्या बताया, डिजाइन या फिर फैक्टर्ड लोड जो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ क्या लिया जाता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसका FCK का 1.5 टाइम्स ऑफ लिया जाता है। ठीक है, FCK या फिर FY जो भी बोल सकते हैं। तो ये कैसे लिया जाता है, ठीक है, कैसे लिया जाता है, देखिए कैसे लिया जाता है। जब तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, इसको क्या करते हैं हम FD से, इसको हम कैपिटल FD से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल F इंटू डी इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा F और मल्टीप्लाइड बाई गामा F। ठीक है, F क्या है, FD क्या फैक्टर लोड है या फिर डिजाइन लोड। F क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। गामा क्या है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। अब ध्यान दीजिए, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ है, हमने क्या लिया था 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेंथ। ये तो हमारा सेम है, लेकिन 1.5 कहाँ से है, 1.5 आप जानते हैं कि कंक्रीट का पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है। ये हमारा क्या पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ही यहाँ पे। कंक्रीट का कितना होता है 1.5 और स्टील का कितना होता है 1.15। तो वहाँ पे क्या लिया, कंक्रीट के लिए बताया जा रहा था कि डिजाइन और फैक्टर लोड कितना जाता है 1.5 टाइम्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। यहाँ से हमारा 1.5 टाइम्स आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थे जो हमने आपको बताया। ठीक है, आई होप कि ये इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, RCC बना रहे हैं, हम बार बार बोल रहे हैं RCC हम बना रहे हैं, क्यों, दो मटेरियल से बना रहे हैं, कौन कौन सा, कंक्रीट और स्टील। आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जब दो चीज़ों से बनाएंगे तो दोनों का हम क्या करते हैं, RCC बना रहे हैं तो दोनों के लिए क्या करेंगे, हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे। पहला क्या बनाएंगे हम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, स्ट्रेस स्ट्रेन यहाँ पे कर्व फॉर कंक्रीट। यहाँ पे कर देते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील। ठीक है, अब दोनों हम बनाएंगे, ये फिर ये y एक्सिस x एक्सिस। x एक्सिस पे हमेशा क्या रहता है, स्ट्रेस, हाँ स्ट्रेन रहता है, और y एक्सिस पे हमारा क्या रहता है, हमेशा स्ट्रेस रहता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब ध्यान दीजिए ये कैसे बनता है हमारा, हमने आपको क्या बताया था कि जो मैक्सिमम टॉप मोस्ट फाइबर पे हमारा मैक्सिमम क्या होता है कि टेंसाइल स्ट्रेस होता है, सॉरी जो मैक्सिमम हमारा स्ट्रेन होता है टॉप मोस्ट फाइबर पर वो कितना होता है 0.0035, और उसके नीचे क्या होता है हमारा, ये कितना होता है 0.002। ठीक है, यहाँ पे 0.001 है और यहाँ पे 0, और फिर ऐसे ही क्या होता है हमारा, ध्यान देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये एक स्ट्रेस लाइन रहेगी, आप ध्यान दीजिएगा, अपने स्केल से खींचेगा। ठीक है,
ये भी क्या होगा हमारा, यहाँ तक तो आएगा, ठीक। ये हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है। यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा 0.446 FCK, हाँ 0.446 FCK होता है, ठीक है। और फिर ये हमारा 0.67 FCK होता है, और ये हमारा FCK होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, इसको हम डिजाइन करो बोल देते हैं। इसी पे हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं अपने स्ट्रक्चर को, इसको हम डिजाइन करो बोल देते हैं। इसको हम डिजाइन करो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी पे क्या करते हैं, हम अपने जो मेंबर होता है उसी को डिजाइन करते हैं, इसलिए इसको हम डिजाइन करो बोल देते हैं, ठीक है। ये कर्व नंबर फर्स्ट, कर्व नंबर सेकंड, कर्व नंबर थर्ड, ये हमारे तीनों पैराबोला होता है या फिर स्ट्रेट लाइन तीनों हो जाती है यहाँ पे आते आते, ठीक है। तो ये हमारा 0.446 कैसे आया, जब 0.67 FY पे हमने क्या किया, 1.5 FCK नहीं FCK हाँ को ऊपर क्या किया, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा दिया। मतलब डिजाइन करने के लिए जब हम डिजाइन करेंगे LSM में तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के डिजाइन करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 0.446 FCK, और ये हमारा 0.67 FCK होता है। ये हमारा FCK करेक्टर, इसको हम कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। फिर इसको ठीक है, ये कर्व नंबर 2 हमारा हो जाता है संरचना की कंक्रीट के लिए, ठीक है। ये क्या होता है हमारा कंक्रीट की घन के लिए, FCK फॉर कंक्रीट क्यूब। अभी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर कंक्रीट क्यूब, ठीक है। आइडियलाइज्ड कंक्रीट क्यूब के लिए क्या करते हैं, ये हमारा होता है। फिर दूसरा आइडियलाइज्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए ये हमारा होता है, ठीक है। फिर ये क्या होता है हमारा डिजाइन लोड के लिए होता है, या फिर डिजाइन कर्व इसको हम बोल देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया, किसके किसके बीच में, कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये हो गया। अब इसी तरह स्टील के लिए भी हमारा होता है, देख लेते हैं उसको किस तरह से होता है। ये कुछ इस तरह से, इस पर हमारा स्ट्रेस हो गया, ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, स्ट्रेस हो गया, फिर ये हमारा स्ट्रेन हो गया, ये हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा कैसे होता है, ये यहाँ तक क्या होगा स्ट्रेस, मतलब कि स्ट्रेट, फिर ये, फिर ये हमारा होता है, ठीक है। इसको हम थोड़ा कम ही बनाते हैं क्योंकि आगे लिखना है हमको। इसको हम डॉटेड भी कर सकते हैं, क्यों करते हैं बताते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या किया हमने, FCK का कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ था किसका, कंक्रीट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा FY, ये हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील हो जाएगा। और ये हमारा क्या था, इसमें 2 ही कर्व बनेंगे, यहाँ पे 3 कर्व बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 ही कर्व। यहाँ पे कंक्रीट क्यूब के लिए बना, फिर कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए बना, कि कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर के लिए बना, क्योंकि स्टील का यूज हम केवल क्या कर रहे हैं उसमें प्रयोग कर रहे हैं, ताकि वो टेंसाइल स्टील, मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ को झेल सके, बियर कर सके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस पर क्या करेंगे हम, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देंगे, कितना 1.15। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा आएगा ये आ जाएगा 0.87 FY। इसको हम डिजाइन करो बोल देते हैं। ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.87 FY, यहाँ पे FY, ठीक है। ये हुआ हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व स्टील और कंक्रीट के लिए, ठीक है। तो आई होप कि जितना हमने आपको बताया आज वो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्या क्या बताया हमने आपको, लिमिट स्टेट क्या, मेथड्स क्या, लिमिट स्टेट क्या होती हैं, लिमिट स्टेट की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। पहले हमारा सर्विसिबिलिटी हो गई, दूसरी कोलैप्स हो गई, कोलैप्स में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, कौन कौन से फोर्स आते हैं, फिर सर्विसिबिलिटी में कौन कौन से फोर्स आते हैं जिनको हम
जिनके लिए डिज़ाइन करते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा कि टर्मिनोलॉजीज पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, डिज़ाइन वैल्यू, डिज़ाइन स्ट्रेंथ, डिज़ाइन लोड, सॉरी, फिर एजम्पशंस हमने पढ़ा, और फिर लास्ट में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर स्टील एंड कंक्रीट। तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ, कंक्रीट की जो, हाँ, आरसीसी की जो हमने लिमिट स्टेट मेथड्स की पढ़ी, कोलैप्स के बारे में, वो लेके मिलते हैं कोलैप्स के साथ में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।